सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला। ये हैं विनायक दामोदर सावरकर के कसीदे पढ़ते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ के सदस्य न रहे वीर सावरकर का नाम संघ परिवार में बहुत इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। वर्ष 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के पास सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का प्रस्ताव भी भेजा था, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। बहुचर्चित किताब द आरएसएस आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट लिखने वाले नीलंजन मुखोपाध्याय बताते हैं, 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं। उसके ठीक एक दिन के बाद, जो कि सावरकर का बर्थ एनिवर्सरी भी है, उस समय वो पार्लियामेंट जाते हैं और जाके उनकी पोर्ट्रेट को माला चढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत सावरकर का इस तरह से पोर्ट्रेट में जाके अपना रिस्पेक्ट पे करना, हमको मानना पड़ेगा कि सावरकर बहुत ही कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर थे। हम नहीं भूल सकते कि गांधी असैसिनेशन केस में उनके खिलाफ केस चला था, वो एक्विट हो गए थे, लेकिन उनके जीवन काल में दोबारा से कपूर कमीशन बैठी थी और कपूर कमीशन के रिपोर्ट में अभी भी जो कहते हैं कि नीडल ऑफ सस्पिशन उनसे हटा नहीं है, उस नेता को जाके अपना मानना एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक एक्ट थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 1906 में लंदन में अक्टूबर की एक ठंडी शाम एक चितपावन ब्राह्मण इंडिया हाउस के अपने कमरे में झींगे यानी प्रॉन्स तल रहा था। उसने एक गुजराती वैश्य को अपने यहाँ खाने पर बुलाया था, जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के अधिकारों के प्रति दुनिया का ध्यान आकृष्ट कराने लंदन पहुंचा हुआ था। उस समय गांधी महात्मा नहीं थे, मोहनदास करमचंद थे। हिंदुस्तान वापस नहीं आए थे। साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करना चाहते थे। उनको सपोर्ट चाहिए था, उनको रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए। जो भारतीय इंग्लैंड में रहते थे उनसे वो मिलने गए थे, तो वो इंडिया हाउस भी गए थे। वहाँ पे सावरकर रहते थे, तब सावरकर वहाँ स्टूडेंट थे। जब गांधी जी पहुंचे उनसे मिलने के लिए, तो उस समय वो अपना शाम का भोजन तैयार कर रहे थे, तो वो प्रॉन तल रहे थे अपने फ्राइंग पैन में। तो उन्होंने वो बनाने के बाद गांधी को बोला कि जी आप खाइए। तो गांधी ने कहा कि भाई मैं वेजिटेरियन हूँ। तो बोलते आप अंग्रेजी साम्राज्यवाद से कैसे लड़ेंगे विथ नो एनिमल प्रोटीन। ये एक पिक्यूलियर विडंबना है, आपको देखने को मिलेगी ना सिर्फ सावरकर में, लेकिन तमाम देश के, दुनिया के कई सारे जो लोगों ने रिलीजन को इस्तेमाल किया पॉलिटिकल पावर पाने के लिए, कि वो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं थे। चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना का केस हो, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी का केस हो, या चाहे विनायक दामोदर सावरकर का केस हो। अपने राजनीतिक विचारों के लिए सावरकर को पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से निष्कासित किया गया था। 1910 में उन्हें नासिक के कलेक्टर की हत्या में संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सावरकर पर खासा शोध करने वाले वरिष्ठ पत्रकार निरंजन तकले बताते हैं, नासिक के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे जैक्सन की हत्या हुई थी और उस सिलसिले में उनके बड़े भाई को अरेस्ट किया गया था, गणेश दामोदर सावरकर को। और सावरकर ने जो लंदन से पिस्टल भेजे थे, उनमें से एक पिस्तौल का इस्तेमाल करके कानेरे ने हत्या की थी जैक्सन की। वो उनके ऊपर जुर्म था, अबेटमेंट ऑफ मर्डर। उसमें उनको अरेस्ट किया गया। एसएस मौरिया नाम की शिप से उनको लंदन से इंडिया ला रहे थे और पहले मार्सेलिस पोर्ट पर उन्होंने इंटीमेशन दिया था कि मेंटेनेंस के लिए ये शिप वहाँ पे रुकेगी। तो मार्सेलिस में जब एंकर हुई तो वहाँ पर पोर्ट होल जो है, जो शिप को साइड में होल्स उस वक्त होते थे, तो उस पोर्ट होल से उन्होंने जंप किया सावरकर ने। आगे की कहानी उनकी जीवनी ब्रेव हार्ट सावरकर लिखने वाले आशुतोष देशमुख बताते हैं। सावरकर ने जानबूझकर अपना नाइट गाउन पहन रखा था। शौचालय में शीशे लगे हुए थे ताकि बंदी पर नजर रखी जा सके। सावरकर ने अपना गाउन उतारकर उससे शीशे को ढक दिया। उन्होंने पहले से ही शौचालय के अंदर के पोर्ट होल को नाप लिया था और उन्हें अंदाजा था कि वो इसके जरिए बाहर निकल सकते हैं।
उन्होंने अपने दुबले पतले शरीर को पोर्ट होल से नीचे उतारा और बीच समुद्र में कूद गए। उनकी नासिक की तैरने की ट्रेनिंग काम आई और वो तट की तरफ तैरते हुए बढ़ने लगे। सुरक्षाकर्मियों ने उन पर गोलियां चलाई, लेकिन वो बच निकले। तैरने के दौरान सावरकर को चोट लगी और उससे खून बहने लगा। सुरक्षाकर्मी भी समुद्र में कूद गए और तैरकर उनका पीछा करने लगे। सावरकर करीब 15 मिनट तैरकर किनारे पर पहुंच गए, लेकिन किनारा बहुत रपटीला था। पहली बार वो फिसले, लेकिन दूसरी कोशिश में वो जमीन पर पहुंच ही गए। वो तेजी से दौड़ने लगे और 1 मिनट में उन्होंने 450 मीटर का फासला तय किया। उनके दोनों तरफ ट्रामें और कारें दौड़ रही थीं। सावरकर करीब करीब नंगे थे। तभी उन्हें एक पुलिस वाला आता दिखाई दिया। वो उसके पास अंग्रेजी में जाकर बोले, मुझे राजनीतिक शरण के लिए मजिस्ट्रेट के पास ले चलो। और उनके पीछे पीछे दौड़ रहे सुरक्षाकर्मी चिल्लाए, चोर चोर, पकड़ो उसे। सावरकर ने बहुत प्रतिरोध किया, लेकिन कई लोगों ने मिलकर उन्हें पकड़ ही लिया। इस तरह सावरकर की कुछ मिनटों की आजादी खत्म हो गई और अगले 25 सालों तक वो किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के कैदी रहे। उन्हें 25-25 साल की 2 अलग-अलग सजाएं सुनाई गईं और सजा काटने के लिए भारत से दूर अंडमान यानी काला पानी भेजा गया। उन्हें 698 कमरों की 13.5 गुणा 7.5 फीट की जेल में कोठरी नंबर 52 में रखा गया। वहां के जेल जीवन का जिक्र करते हुए आशुतोष देशमुख वीर सावरकर की जीवनी में लिखते हैं, अंडमान में सरकारी अफसर बग्घी में चलते थे और राजनीतिक कैदी इन बग्घियों को खींचा करते थे। वहां ढंग की सड़कें नहीं होती थीं और इलाका पहाड़ी होता था। जब कैदी बग्घी को खींच नहीं पाते थे तो उनको गालियां दी जाती थीं और उनकी पिटाई होती थी। परेशान करने वाले कैदियों को कई दिनों तक पनियल सूप दिया जाता था। इसके अलावा उन्हें कुनैन पीने के लिए दी जाती थी, जिससे उन्हें चक्कर आते थे। कुछ उल्टियां भी कर देते थे और कुछ को बहुत दर्द रहता था। सभी कैदियों को शौचालय ले जाने का समय नियत रहता था और शौचालय के अंदर भी उन्हें तय समय सीमा तक रहना होता था। कभी कभी कैदी को जेल के अपने कमरे के कोने में ही मल त्यागना होता था। जेल की कोठरी की दीवारों से मल और पेशाब की बदबू आती रहती थी। कभी कभी कैदियों को खड़े खड़े ही हथकड़ियां और बेड़ियां पहनने की सजा दी जाती थी। उस दशा में ही उन्हें खड़े खड़े शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता था। उल्टी करने के दौरान भी उन्हें बैठने की इजाजत नहीं थी। लेकिन यहाँ से सावरकर की दूसरी जिंदगी शुरू होती है। सेल्युलर जेल में उनके काटे 10 साल 9 महीनों ने अंग्रेजों के प्रति सावरकर के विरोध को बढ़ाने के बजाय समाप्त कर दिया। मैं तो सावरकर की जो पूरी लाइफ है उसको एक 4 पार्ट्स में देखता हूँ। पहला जो उनका था वो एक रोमांटिक रेवोल्यूशनरी का था, जिसमें उन्होंने 1857 की एक किताब लिखी थी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें ही हैड सेलिब्रेटेड सेक्युलरिज्म इन अ वेरी रिच एंड लैविश वर्ड्स। जब उनको अरेस्ट हुई तो अरेस्ट होने के बाद उनकी जब असलियत से उनका सामना हुआ, 11 जुलाई को वो वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने 29 अगस्त को अपना पहला मर्सी पिटीशन लिखा, केवल 2 महीने के भीतर। उसके बाद वो अलग अलग टाइम पर उन्होंने 6 मर्सी पिटीशंस 9 सालों में वहाँ पर लिखे। उस जेल के जो रिकॉर्ड्स है वो ये बताते हैं कि हर महीने 3 या 4 कैदियों को फांसी दी जाती थी और फांसी का जो यार्ड है वो उनका जो कमरा था उसके बराबर नीचे ही है। हर 15 दिन बाद हर कैदी का वजन लिया जाता था। वो जब गए तब उस दिन उनका वजन 112 पाउंड था, 11 जुलाई 1911 में। और रेगिनाल्ड क्रैडॉक को 3 साल बाद जब उन्होंने चौथा मर्सी पिटीशन दिया, उस वक्त उनका वजन था 126 पाउंड। तो उनका 14 पाउंड वजन बढ़ा था सेल्युलर जेल में। बाद में सावरकर ने खुद और उनके समर्थकों ने अंग्रेजों से माफी मांगने को इस आधार पर सही ठहराया कि ये उनकी रणनीति थी, जिसकी वजह से उन्हें कुछ रियायतें मिल सकती थीं। मैंने वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय से पूछा कि आखिर भगत सिंह के पास भी माफी मांगने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भगत सिंह और सावरकर में बहुत मौलिक अंतर है। भगत सिंह को जितना मैंने पढ़ा है, मैं कह सकता हूँ कि भगत सिंह ने जब बम फेंकने का फैसला किया, उसी दिन उन्होंने ये फैसला भी कर लिया था कि हमको फांसी का फंदा चूमना है। दूसरी तरफ वीर सावरकर वो चतुर क्रांतिकारी थे, तो वो भूमिगत रह करके काम करने का जितना उनको अवसर मिले, इसकी वो हर क्षण कोशिश भी करते रहते थे। मेरा दृष्टिकोण यह है कि वीर सावरकर
इस पचड़े में नहीं पड़े कि हमको ये कहा जाएगा कि इन्होंने माफ़ी मांग ली। वो तो ये चाहते थे कि अगर बाहर चलेंगे तो हम जो करना चाहते हैं उसको कर सकें। अंडमान से वापस आने के बाद सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, हिंदुत्व, हु इज हिंदुत्व, जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। हिंदुत्व को तो वो एक पॉलिटिकल आइडिया के तौर पे, एक तरह से पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है उनकी। वो किताब जो है वो डिफाइन करते हैं कि इस देश का जो भी इंसान है जो वो हिंदू है मूलतः, और इस देश का नागरिक वही हो सकता है जिसकी पितृभूमि या मातृभूमि और पुण्य भूमि यही है। तो इस परिभाषा में पुण्य भूमि, पितृभूमि, मातृभूमि तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन पुण्य भूमि हिंदुओं का होगा, जैनियों का होगा, सिखों का होगा, बौद्ध का होगा, लेकिन मुसलमानों का तो पुण्य भूमि ये नहीं है, ईसाइयों का भी पुण्य भूमि ये नहीं है। तो उस डेफिनेशन में तो मुसलमान और ईसाई तो कभी इस देश के कभी नागरिक हो ही नहीं सकते। वो हो सकते हैं इनके हिसाब से अगर वो हिंदू बन जाएं। हिंदू बन जाए, ये एक डाइकोटमी है जिसको कोई आज तक समझा नहीं पाया है कि आप कैसे हिंदू बन जाएं लेकिन फिर भी आप अपने फेथ को परस्यू करते रहें। 1924 में उन्हें पुणे की यरवदा जेल से 2 शर्तों के आधार पर छोड़ा गया। एक तो वो किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे और दूसरे वो रत्नागिरी के जिला कलेक्टर से अनुमति लिए बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे। वाइसरॉय लिनलिथगो के साथ उन्होंने राइटिंग में एग्रीमेंट किया था, टू फुलफिल द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड हिंदू महासभा, आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ लाइफ इन अपोजिंग गांधी, कांग्रेस एंड मुस्लिम्स। अंग्रेज उनको हर महीना पेंशन दिया करते थे, 60 रुपए महीना उनको पेंशन मिलता था। तो ऐसी अंग्रेजों की कौन सी सेवा करते थे जिसके लिए उनको पेंशन मिलता था, और ये अकेले ऐसे थे। अतिवादी विचारों के बावजूद सावरकर का टेस्ट अच्छा था। वो अच्छी चॉकलेट्स और जिंटान ब्रांड की विस्की पसंद करते थे। आशुतोष देशमुख लिखते हैं, सावरकर 5 फुट 2 इंच लंबे थे। अंडमान की जेल में रहने के बाद वो गंजे हो गए थे। सांस की बीमारी के कारण उन्होंने तंबाकू सूंघना शुरू कर दिया था। अंडमान की जेल कोठरी में वो तंबाकू की जगह जेल की दीवारों पर लगा चूना खुरच खुरच कर सूंघते थे। इसका उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा, लेकिन इससे उनकी बंद नाक खुल जाती थी। उन्होंने सिगरेट और सिगार पीने की भी कोशिश की, लेकिन वो उन्हें रास नहीं आया। वो कभी कभी शराब भी पीते थे। नाश्ते में वो 2 उबले अंडे खाते थे और दिन भर में कई प्याले चाय पीते थे। उनको मसालेदार खाना पसंद था, खासतौर से मछली। वो अल्फांसो आम, आइसक्रीम और चॉकलेट के भी बहुत शौकीन थे। वो हमेशा एक जैसी पोशाक पहनते थे, गोल्ड काली टोपी, धोती या पैंट, कोट की जेब में एक छोटा हथियार, इत्र की एक शीशी, एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में मुड़ा हुआ अखबार। सावरकर की छवि को उस समय बड़ा झटका लगा जब महात्मा गांधी हत्याकांड में शामिल होने के लिए 8 लोगों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। पूरा संघ परिवार बहुत समय लग गया गांधी असैसिनेशन का जो स्मीयर था उससे उस दाग को हटाने में। सावरकर जेल में गए 1948 में, उसके बाद उनका एक्विटल हुआ। उसके बाद से 64 तक जिंदा रहे, लेकिन उस पीरियड में वो कभी उनको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके कोई बहुत ज़्यादा पब्लिकली उनसे कोई इंटरेक्ट भी नहीं करते थे। एक तरह से वो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड पड़े रहे क्योंकि उनसे सस्पिशन कभी हटा ही नहीं। और फाइनली जब मांग होने के बाद जो कपूर कमीशन की रिपोर्ट आई उनके बाद में, तो उस रिपोर्ट्स को आप देखेंगे तो वो बोलते हैं कि उनको यकीन ही नहीं होता कि वो असैसिनेशन केस बगैर सावरकर के नॉलेज के हो सकता था। तो जो नीडल ऑफ सस्पिशन है वो तो सावरकर से कभी हटा ही नहीं। सावरकर के जीवन के आखिरी 2 दशक राजनीतिक एकाकीपन और अपयश में बीते। वीर सावरकर के एक और जीवनीकार धनंजय कीर उनकी जीवनी सावरकर एंड हिट्स टाइम्स में लिखते हैं कि लाल किले में चल रहे मुकदमे में जज ने जैसे ही उन्हें बरी किया और नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई, कुछ अभियुक्त सावरकर के पैर पर गिर पड़े और उन्होंने मिलकर नारा लगाया, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, कभी न होगा पाकिस्तान। दरअसल उन पर जो आखिरी दिनों में कलंक लगा है उसने उस विरासत पर अंधकार का बादल डाल दिया है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण मिले जो क्रांतिकारी कवि भी हो, साहित्यकार भी हो, अच्छा लेखक भी हो।
अंडमान निकोबार की जेल में रहते हुए पत्थर के टुकड़ों को कलम बनाकर जिसने 6000 कविताएं दीवार पर लिखी और उसको कंठस्थ किया, वही नहीं 5 मौलिक पुस्तकें वीर सावरकर के खाते में। इसके बावजूद जब वीर सावरकर महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ जाते हैं, वीर सावरकर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उनका जो राजनीतिक उत्तराधिकार है या उनकी जो राजनीतिक धारा है वो वहीं सूख भी जाती है। 1966 में अपनी मृत्यु के कई दशकों बाद भी भारतीय राजनीति में वीर सावरकर एक पोलराइजिंग फिगर हैं। या तो वो आपके हीरो हैं या विलेन। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट सावरकर को रिस्पेक्ट देने के लिए वहां पहुंची, तस्वीर सावरकर की यहाँ लगाई है, तो उन्होंने अनजाने में गांधी जी की तरफ अपनी पीठ घुमाई थी, क्योंकि गांधी जी की तस्वीर एग्जैक्टली सामने है। ये वास्तव है आज की राजनीति का कि या तो सावरकर को आपको रिस्पेक्ट देना है तो गांधी जी की आइडियोलॉजी की तरफ पूरी तरह से पीठ घुमानी पड़ेगी, या गांधी जी को अगर स्वीकारना है, उनको अगर रिस्पेक्ट देना है तो सावरकर की आइडियोलॉजी को पूरी तरह से नकारना होगा। इसीलिए वो पोलराइजिंग एलिमेंट बन गया है, क्योंकि 1923 से उन्होंने ये टू नेशन थ्योरी से लेकर हर चीज़ को डिफाइन करना शुरू किया था, जिसके चलते बाद में पार्टीशन हुआ। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।